Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज बात मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2021 से जुड़े मसौदे की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। इसके ड्राफ्ट के मुताबिक कानून सीमा पार सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के हर अपराध पर लागू होगा। तस्करी का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक कैद की सजा होगी। दोषी पर कम से कम 1 लाख रुपए और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तस्करी के पैसे से खरीदी गई संपत्तियों को भी जब्त करने का प्रावधान इस विधेयक में है। तस्करी के गंभीर रूपों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है। कानून बन जाने के बाद ये भारत के भीतर और बाहर सभी नागरिकों पर लागू होगा। दरअसल विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है। पीड़ितों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास को प्रदान करना है। पीड़ित व्यक्ति के लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना इस विधेयक का उद्देश्य है। मंत्रालय की ओर से 14 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। अंतिम रूप देने के बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। तो देश देशांतर के आज के अंक में अपने खास मेहमानों से हम समझेंगे व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम देखभाल और पुनर्वास विधेयक 2021 के मसौदे में किन खास बातों का जिक्र है, मानव तस्करी को रोकने और इससे जुड़े अपराधों पर अंकुश लगाने में यह विधेयक कितना कारगर है। इस विधेयक में पीड़ित व्यक्ति की देखभाल और उसके संरक्षण, उसके पुनर्वास से जुड़े क्या प्रावधान हैं और मानव तस्करी से जुड़े तमाम कानूनों के बावजूद इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ रही है। चर्चा में मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ रोजी तामा हैं, आप मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ रेखा अग्रवाल हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट, आप दोनों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत रोजी मैं आपसे करना चाहूंगी कि मानव तस्करी एक गंभीर समस्या है और तेजी से बढ़ रही है, ये हम जानते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2018 में देश में मानव तस्करी के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 99% मामलों में पीड़ितों को देश में रखा गया था। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में ये जो विधेयक है मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2021 वो कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मानव तस्करी है, इसका जो अभी जो बिल निकला है, दिस इज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि मानव तस्करी में एक लीगल लॉ बनना है, लेकिन आपको ये पता होना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना प्रॉब्लम होता है। जैसे हम कमीशन में रहते हैं, हम अगर किसी को लिखते हैं, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, या किसी को CWC को लिखते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मानव तस्करी में, किसका क्या रोल है जानने में। तो इस बार जो ये बिल लेके आया है, इसमें क्या है कि सबका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इसमें दिखाया गया है। इससे क्या होगा कि कम से कम जो हम लोगों को केसेस मिलता है, जैसे आपने अभी डाटा बताया CRB का, कम से कम जो रिपोर्टिंग केसेस है उसमें बहुत ही प्राप्तदायक होगा। और दूसरा चीज ये है कि इसमें ये जो बिल है, इसमें शायद मुझे लगता है कि आज तक का ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल बनेगा, क्योंकि आज तक मानव तस्करी को इतना सीरियसली किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। और गवर्नमेंट ने लेके जो इस बार ये बिल किया है, इतना डिटेल है कि आपको मैं बताऊं कि इसमें आई थिंक विलेज लेवल से, गांव से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, स्टेट से लेके, और जो जितना भी ये स्टेक होल्डर्स है, जितने भी जो डिपार्टमेंट से इसमें जुड़े हैं, सबको जोड़ के जो ये कमिटीज बनाया गया है एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, बहुत बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसके चलते हुए हम लोग बहुत सारा रोकथाम कर सकेंगे मानव तस्करी में। जी बिल्कुल। रेखा अग्रवाल, मैं आपका रुख करूंगी और जिन बातों का जिक्र रोजी तांबा ने किया और वो ये कह रही हैं कि ऐतिहासिक बिल है, जिस तरह के प्रावधानों का इसमें जिक्र है और जिस तरीके से तस्करी को एक गंभीर अपराध मानते हुए, एक सीरियस कंसर्न जताते हुए इसमें प्रावधान डाले गए हैं।
हम ये समझना चाहेंगे कि इस जो बिल है जो कि इस समय इसके मसौदे को सुझाव के लिए आमंत्रित किए गए हैं, क्या प्रमुख प्रावधान हैं जो अब तक के जो एग्जिस्टिंग कानून है उससे इस बिल को अलग करते हैं? कि जो जैसे कि रोजी मैडम ने भी बताया अभी कि अभी तक तो क्या था कि इस मामले को जहाँ पर मानव तस्करी की बात है उसको सीरियसली बहुत संजीदगी से नहीं देखा जाता था। और ये मामले ज्यादातर जैसे कहते हैं ना कि दब जाते थे, फाइलों के अंदर दब जाते थे, ना पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन ले पाती थी, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कोई एक्शन हो पाता था। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी इसके अंदर खासकर के अगर मैं बताऊं कि जो बच्चों की जो तस्करी के जो मामले होते थे, जो अडॉप्शन यानी कि गोदनामे के जो एक उसके उसके प्रोटेक्शन के अंदर कि हम बच्चे को गोद ले रहे हैं, उस बहाने से जिस तरह से बच्चों की तस्करी करी जाती थी, विशेषकर हम देखते हैं कि बच्चों को कई बार तो अरब कंट्रीज के अंदर बहुत अजीब अजीब तरीके से दुष्कर्म कराने के लिए लिए जाते थे। जैसे कि अगर मैं मिसाल के तौर पर अभी बताऊं कि जो कैमल राइड का जो कैमल रेस के लिए जो बच्चों को अरब कंट्रीज के अंदर लेके जाया जाता था, ये कहकर लेके जाते थे कि हम उनकी अडॉप्शन कर रहे हैं, उनका गोदनामा करके लेके जा रहे हैं। और जो प्रॉब्लम ये होती थी कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो है, विदेशी लोग जो हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे। इंडियन सिटीजन की तो बात ही छोड़ी, फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व होते थे, जो फॉरेन कंट्री से आके हमारे देश के बच्चों को गोद लेने के बहाने से बाहर लेके जाते थे और उनके साथ हर तरह के दुष्कर्म करते थे, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। अभी तक कोई भी तरह का एक जिसको कहते हैं कि पर्टिकुलर कानून ऐसा नहीं था, एक स्पेसिफिक कानून नहीं था जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर या तो पुलिस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके अंदर कुछ कर पाए। और वो जो रेड टेपिज्म जो होती है और जो कानूनी बातें जो होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही जो ये मसले जो है दब जाते थे, क्योंकि बच्चा या कोई महिला उसकी तस्करी हुई है या नहीं हुई है, वो उसको साबित करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती थी। उसके लिए एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पाती थी, क्योंकि बच्चा जो है वो किडनैप हुआ है, यानी कि उसको कोई फिरौती के लिए ले गया है या उसको वो व्यापार के उद्देश्य से ले गया, ट्रैफिकिंग के उद्देश्य से ले गया, इसको साबित करना बहुत मुश्किल होता था। तो कई बार होता था कि पुलिस वाले ये कह के रफा दफा कर देते थे मामले को कि बच्चा खुद ही भाग गया है या कोई लड़की है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, इस तरह से कह के माँ बाप को चुप कर दिया जाता था। जहां पर ये जो शेल्टर होम्स हैं या अनाथालय हैं, वहां से भी जो बच्चे हैं बहुत गायब हो जाते थे और उनकी यही कह के बंद कर दिया जाता मामला कि बच्चे खुद ही भाग गए हैं या जो महिला है वो खुद ही अपनी इच्छा से चले गई है। क्योंकि अगर महिला 18 साल के ऊपर है तो उसके अंदर वो एक वयस्क होगी, एडल्ट हो गई, तो उसके लिए जो कानून है बिल्कुल अलग लगेंगे, जो जुवेनाइल है उनके लिए कानून अलग लगेंगे। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती थी जहां पर एक ट्रैफिकिंग के नाम पर मानव का जो जिस तरीके से व्यापार होता था, उनको एक आर्थिक मुद्दे से आप बाहर लेके जाते थे या कुछ उनको एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जैसे कि पोर्नोग्राफी के लिए करते हैं या ब्लू मूवीज बनाने के लिए या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, बच्चों को और महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं। उनके लिए बाकी तो कानून पहले से ही है, जैसे इंडियन पीनल कोड है, उसके अंदर सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं, जितने भी देश के अंदर क्राइम्स हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं। एक अलग कानून की जरूरत नहीं थी, परंतु क्योंकि जब अड़चने आई जहां पर जो जिला अधिकारी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, उनके हाथ बंधे रह जाते थे और पुलिस भी जो है अपना पल्ला झाड़ देते थे, कहते कि भाई हमारे पास ट्रैफिकिंग का कोई सबूत नहीं आया है, ये सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला हो सकता है कि भाई कोई फिरौती के लिए बच्चों को उठा के ले गया या महिला को उठा के ले गया या वो बच्चा या वो महिला अपनी इच्छा से कहीं पर चली गई। तो उसका जब कहीं पर भी कोई सबूत नहीं था तो वो जो ऑफेंस जो है, जो एक अपराध है ट्रैफिकिंग का, जो एक स्पेसिफिक अपराध जो रजिस्टर होना चाहिए, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अभी तक उसके लिए कोई कानून नहीं था। और अब पहली बार 2021 के अंदर जब ये मसौदा तैयार करा है मंत्रालय ने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। और इसकी जो सीरियसनेस है वो यहीं पर दिख जाती है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, एनआईए को दी जाएगी। और हर लेवल के ऊपर, जैसे रोजी जी ने भी बताया, हर लेवल के ऊपर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर हो, चाहे वो विलेज के लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर हर व्यक्ति को, हर संस्था को एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपके सामने अगर कोई भी तरह का इस तरह का अपराध आता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे और कैसे पुलिस उसके अंदर
इन्वेस्टिगेशन करके स्पेशल कोर्ट्स जो निर्धारित करी गई है, इसके अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स निर्धारित करी गई है, उसके सामने कैसे मामले को रखेंगे, कैसे बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे, कैसे उसको सुरक्षा होम्स के अंदर जो शेल्टर होम्स है वहां पे किस तरीके से भेजेंगे, बच्चे को अगर वापस उसके माँ बाप के पास जाने का इंतजाम हो तो उसको वापस कैसे भेजेंगे, अगर कोई महिला को इस तरह से उठा के लिया जाता है, उसके अगर खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह से वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में पहली बार इस मसौदे के अंदर ध्यान दिया गया है और सब लोगों से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सजेशंस है उनको इनवाइट किया गया है। बिल्कुल, ऐसे में इसकी जो गंभीरता है वो खुद ही साफ दिखाई देती है। रोजी तांबा, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि तमाम जो कानूनी प्रावधान या कानून है इस समय एग्जिस्टिंग, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 370, 370A, या इसके अलावा भी यौन शोषण दास्ता अंगों के व्यापार के लिए भी तमाम कानून हैं, पॉस्को अधिनियम है और बंधुआ मजदूरी से जुड़े हुए तमाम कानून हैं। इसके बावजूद एक ऐसे कानून की जो तस्करी के सभी रूपों पर रोक लगाता हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं 2021 मानव तस्करी रोकथाम विधेयक की, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले जैसे रेखा जी ने बोला, मैं भी वही बोलती हूँ कि हम मानने को तैयार ही नहीं होते, कोई भी केस आता है हम मानने को तैयार ही नहीं होते कि उसमें मानव तस्करी है, जबकि जो डेफिनेशन है और जिसका डेफिनेशन है सेक्शन 370 आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, वो बोलता है कि देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ, जो बोलते हैं पैसे लेके मानव को देते हैं। मानव, जब हम बात करते हैं मानव, उसमें बच्चा आता है, उसमें आदमी आता है, ऑल द ह्यूमन बींग्स, सब इंसान आता है। बट जब ये एक लेवल पे आ जाता है, जैसे हम बोलें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या गांव में या कहीं, ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये बहुत कॉमन होता है, जिनको लगता है हाँ ऐसे ही चलता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे, अभी अरुणाचल का देते हैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल, अभी रोइंग में हुआ मानव तस्करी था। ये बच्ची लाई गई थी नेपाल से, आ गई रोइंग, एक लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। ये नेपाल की बच्ची रोइंग में आया, उसका यौन शोषण हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको ट्रैफिकिंग में बुक नहीं किया है। जब हमने बोला कि ट्रैफिकिंग है, उनको बोला कि खुद आया है, डेफिनेशन कभी क्लियर नहीं हुआ ट्रैफिकिंग का कि कौन क्या है, या पुलिस को इसमें क्या करना चाहिए। और आपको मैं बताती हूँ, रिपार्टिएशन बोलते हैं जिसको, कि बच्चा अगर वापस दिया जाएगा, इसमें भी बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जैसे हम नेशनल कमीशन में हो या स्टेट कमीशन, वी हैव टू गो थ्रू द एम्बेसीज, जैसे अभी हम नेपाल एम्बेसी की बात करें या बांग्लादेश एम्बेसी की बात करें, तो इसमें क्या होगा, अगर एक जो अभी जो कमिटीज बने हैं, जैसे कि डीसी के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर है, उसमें सीएचडब्ल्यूसी क्या करेगा, और एनआईए, जैसे मैम ने कहा एनआईए है, और जो नेशनल लेवल पे होगा, ये सब मिलके शायद ये रिपार्टिशन करना भी बहुत इजी हो जाएगा। और उसके साथ बोलना चाहूंगी मैं ये कि सबको अपना, जो मैंने पहले बोला, अकाउंटेबिलिटी होगा। और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि जो मानव तस्करी की बात हम यहाँ बैठ के ये आज राज्यसभा टीवी में कर रहे हैं, वैसा एक माहौल नहीं होता है ग्रास रूट लेवल में। ग्रास रूट लेवल में इसका पिक्चर ही अलग होता है कि कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि कितने गंभीर है ये। अब इसकी गंभीरता इससे मालूम चलती है कि जबकि इतने सारे इसमें लीगल एक्ट्स बने हुए थे, फिर भी इसको इम्प्लीमेंट करना इतना हमारे लिए एज एन कमीशन बहुत तकलीफ होता था, एज एन पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत तकलीफ होती थी कि क्या करना है उसमें। अगर हमको कोई मिलता है मानव तस्करी, तो व्हेन वी टॉक इन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, क्या करना है वो इंडिया में क्लियर ही नहीं था अभी तक। और ये जो अभी जो एक्ट लेके आए, ये सब चीजों को बहुत क्लियर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इस एक्ट की ये है कि जो साथ में जो लोग होते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको, जो साथ में जो हेल्प करता है, जैसे किसी ने रेंट हाउस दे दिया उसको, जिसमें ट्रैफिकिंग बचा रहा, या ट्रांसिट होता है जो बीच में होता है, फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन जो ट्रांसिट होता है, उसको भी अकाउंटेबल किया। सारे सेक्शन इसमें डिटेल में लगाए हैं। पहले सिर्फ 370 आईपीसी में बोल के उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता था, अब उसको अलग अलग करके स्पेसिफिक डिटेल में करा गया है। आप देखोगे कि इसमें आई थिंक पब्लिक ऑफिसर जो ये नियम नहीं मानेगा उसके लिए भी ऑफेंस करा गया है। और मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, तभी ये स्ट्रिक्ट होगा। मानव तस्करी भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का सच है। और ये जो एक्ट आया है, जो अभी रेखा जी ने भी बोला, मुझे लगता है अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है और सारे स्टेक होल्डर मिलते हैं और विलेज लेवल इंटरवेंशन होता है,
जो गांव-गांव में इंटरवेंशन होगा, गांव-गांव में अगर आप एक्ट को देखोगे उसमें ये भी लिखा गया है कि जितने भी स्कीम्स हैं वो अगर वो जनजाति के हैं, जैसे हम लोग हैं, हिल स्टेट्स के हैं या कहीं वो जी आदिवासी है, वो सारे स्कीम्स को भी उस जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन है, जो आदमी तस्करी होके आई है, उसको देगा। वो सब लिखा गया है इतनी डिटेल में कि मुझे लगता है कि अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसको रोकथाम कर ही सकेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या बनकर उभरी है मानव तस्करी। एक रिपोर्ट भी यहाँ पे मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी, उसके बाद मैं रेखा अग्रवाल आपका रुख करूँगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 2019 में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में आधुनिक गुलामी या मॉडर्न स्लेवरी का शिकार हुए हैं। करीब 68% लोग जो है वो बधुआ मजदूरी का शिकार हुए। करीब 22% लोग जो हैं वो देह व्यापार और मानव अंगों की तस्करी में से जुड़े अपराधों का शिकार उन्हें होना पड़ा। और करीब 10% ऐसे लोग हैं जो कि राज्य प्रायोजित जबरन मजदूरी का शिकार हुए। और मानव तस्करी के मामले में खास बात ये देखी गई है कि 92% मामलों में पीड़ित महिलाएं या बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के अवैध बाजार का जो वार्षिक मुनाफा है वो लगभग 150 बिलियन डॉलर का है। रेखा जी, ये तस्वीर खुद ब खुद बयां करती है कि न सिर्फ देश में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जैसे मानव जो तस्करी है उसके तार एक देश से दूसरे देश में जुड़े हैं, तस्करी का ये अवैध कारोबार कितना बड़ा और भयावह नजर आता है। आपने बिल्कुल सही इस रिपोर्ट का जो आपने भी बताया, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना खौफनाक रिपोर्ट है। और जो आंकड़े आपने बताए बिल्कुल, जिसको सुन के आज मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी मैंने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इसके जो लेवल्स हैं, इसके अंदर जो स्टेक्स जो हाई वो कितने हाई हैं। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल और भी ज्यादा इस बात को साबित करती है कि ये जो नया आज जो मसौदा तैयार हुआ है, मंत्रालय ने, महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय ने जो मसौदा तैयार करा है, इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी कि जहां पर विशेषकर जो आपकी इस रिपोर्ट से समझ आता है कि इसके अंदर आर्थिक मामला जो है वो बहुत ज्यादा, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और जहाँ पे चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो चाइल्ड लेबर हमारे देश के अंदर ही भी एक बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है हम लोग फेस कर रहे हैं और जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम एक अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ही एक बच्चों का इतना एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, चाइल्ड लेबर के अंदर देखते हैं, इस तरह के अपराधों के अंदर देखते हैं जहां पर सिर्फ जो अपराधी है उसको अपना सिर्फ एक धंधा, अपना व्यापार दिखता है, उसको सिर्फ मुनाफा दिखता है कि मेरे को कितना पैसा बनाना है, चाहे मेरे को बच्चों को चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व करना है, इस तरह के कामों के अंदर को पढ़ाई से, जो आज तो हमारे संवैधानिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। आज कितने बच्चों को हमारे देश के अंदर बेसिक एजुकेशन भी मिलती है। कई बार खुद के परिवार की आर्थिक स्थितियां इतनी कमजोर होती हैं और कई बार उनको विवश कर दिया जाता है, उनकी गरीबी का फायदा उठा के, उनको बेवकूफ बना के, उनको बुद्धू बना के आप उनको गलत काम के अंदर झोंक देते हो। तो जहां पर मैं अगर चाइल्ड लेबर की बात करूं, उसके साथ साथ जो उस तरह के घिनौने अपराध होते हैं जिनके बारे में अगर हम कल्पना भी करते हैं तो वाकई के अंदर दिल को बहुत चोट पहुंचती है। जैसे कि ये जो यौन अपराध है बच्चों के साथ जो होते हैं, जिसका भी बहुत बड़ा आपकी रिपोर्ट से ही क्लियर होता है कि बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं इंडस्ट्री चल रही है, एक इलीगल इंडस्ट्री पूरा का पूरा व्यापार चलता है जहां पर हम ये जो पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज की बात करें तो जो बच्चों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अंदर रोका जाता है, के अंदर इन्वॉल्व करा जाता है। और इसीलिए आपको कुछ साल पहले अगर आपको याद होगा कि इस पैनल के अंदर रोजी जी भी इस बात को इसको सेकंड करेंगी कि जहां पर ये हमारे देश के अंदर इंटरनेट को भी जब रिस्ट्रिक्ट करने की बात आई थी तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप किसी को भी रोक नहीं सकते कि इंटरनेट के ऊपर आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, या आप उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो। तो वो ये सब उन्हीं लोगों का शोर मचाना था जिन लोगों का एक इंडस्ट्री के अंदर उनको चोट पहुंच रही थी, उनको आर्थिक चोट पहुंच रही थी। तो जब बच्चों को आप चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व करते हो, जब आप उनको इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हो जहां पर उनका शारीरिक मानसिक हर तरीके का आप उनको हमेशा के लिए उनको डैमेज कर देते हो, आप उनको कभी भी उस लेवल के ऊपर एक नॉर्मल इंसान नहीं बना सकोगे जिस बच्चे का अपने चाइल्ड के अंदर अपने जो डेवलपिंग ईयर्स हैं
उसके अंदर अगर उसका कोई भी तरह का मेंटल या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो भी आखिर में किस लिए, सिर्फ एक ब्लू फिल्म बनाने के लिए, उनकी एक पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज में बनाने के लिए, आपकी विकृत जो सेंसिबिलिटीज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, और एक पर्टिकुलर उस ऑडियंस को केटर करने के लिए जिनको इन चीजों को देखकर ही कोई तरह का आनंद आता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां पर, और अगर हम कुछ बैकवर्ड स्टेट्स की बात करें, अगर झारखंड की बात करते हैं, जैसे जहां पर एक बहुत बिग अमाउंट ऑफ बच्चे जो हैं और लड़कियां जो हैं उनको ये जो सर्विस सेंटर्स हैं लेके आते हैं कि हम इनको यहाँ पर डोमेस्टिक लेबर की तरह इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, पर कितनी लड़कियां जो झारखंड से लाई जाती हैं वो या उनको वाकई के अंदर एक अच्छे घर के अंदर कोई डोमेस्टिक लेबर की तरह, कोई मेड सर्वेंट की तरह नौकरी मिलती है, या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, या उनको किसी प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे के ऊपर उनको धकेल दिया जाता है। तो अपने देश के अंदर ही अगर इंटर स्टेट भी देखें तो इतनी ज्यादा जब इनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो क्रॉस बॉर्डर अगर हम बात करें तो उसका तो कोई अनुमान लगाना भी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ओपन एक चैनल है जहां पर बच्चों को बाहर लेके जाया जाता है, महिलाओं को लेके जाता है, लिया जाता है, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था जो ये कह सके कि इस बच्चे को अगर बाहर लेके गए हैं तो उसको मानव तस्करी की उद्देश्य से लेके गए हैं। वो हमेशा कोई ना कोई बात के अंदर छिप जाया करता था कि बच्चे को आप अडॉप्ट करके लेके गए हैं, गोद लेके गए। इसीलिए हमारे देश के अंदर अब जो ये सरोगेसी की भी जो लॉ है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। जो बच्चों की अडॉप्शन के जो कानून है, स्पेशली जो फॉरेनर्स जब विदेशी आते हैं वो बच्चों को किस कंडीशंस के अंदर आप गोद ले सकते हैं। तो इस तरह के जो मामले थे, आज वो सारे मामले जो थे, जितने भी कानून अब तक बने हुए थे वो विफल पाए गए। अगर मैं सच में ये कहूं कि रियलिटी ये है कि इतने कानूनों के बाद में भी आज हम ट्रैफिकिंग को, मानव तस्करी को कहीं पर भी रोक नहीं सके। तो इसके अंदर सब लोगों को इन्वॉल्व होना है, क्योंकि जो हमारे जो बच्चे हैं वो हम सबके, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की बिल्कुल रेखा जी, है। और जैसा कि आपने कहा कि सबसे बड़ी बात कि तस्करी को डिफाइन किया जा सकेगा, जो कि अब तक अलग अलग रूपों में छिप जाया करती थी, और तस्करी जो है वो सामने ही नहीं आ पाता था कि इस व्यक्ति या अमुक बच्चे का तस्करी हुई है या नहीं। वो अब डिफाइन कम से कम इस विधेयक में जो प्रावधान है उनके माध्यम से हो पाएगी। अब रोजी, आपका रुख मैं करूंगी, और सवाल मेरा आपसे ये है कि देश में होने वाली जो मानव तस्करी की घटनाएं हैं उसके अलावा भारत दूसरे देशों नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से होने वाली मानव तस्करी के लिए भी एक रास्ता, रूट सा बना हुआ है। तस्करी का ये विदेशी कनेक्शन मैं समझना चाहूंगी कैसे काम कर रहा है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी कितना बड़ा खतरा है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे रेखा जी ने भी कहा है, तस्करी यूनिवर्सल है। मैं शायद हिंदी इसका आप कर देंगे, उसका मीनिंग बता देंगे। यूनिवर्सल हो गया है। तस्करी ज्यादातर जुड़ा हुआ है, जो अभी रेखा जी ने कहा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से। तस्करी जुड़ा हुआ है हर उस अपराध से जो हमको दिखता है। तस्करी उसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज फॉर्म में है। एवरीथिंग इज डिस्गाइज। जैसे अभी रेखा जी ने बोला चाइल्ड लेबर, हम लेबर की बात करें, वो औरत हो, मर्द हो या बच्चा हो, नेपाल और बांग्लादेश से चीप में आता है, मतलब सस्ता होता है। तो इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा तस्करी। मानव तस्करी नेपाल से, बांग्लादेश से, उसका जो बॉर्डर है इतना पोरस है, मतलब इतना क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में मेरा वर्ड नहीं है, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान होता है उसका रुख। इतना वो नहीं है कि कोई भी आ जाता है, क्योंकि एज यू नो, आप लोग सब जानते हैं कि द बॉर्डर्स, अभी जो बॉर्डर है वो जस्ट क्या बोलते हैं, पहले लोग आना जाना करते थे, तो अभी भी वैसा ही है। तो अभी नेपाल से तो इतना ज्यादा तस्करी होता है। और आई हैव टू से, रेखा जी इज वेरी ब्रेव, बहुत अच्छा से बोला है। प्रोस्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इज समवेयर रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग। अब दिल्ली में अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे जगहें हैं, जो बात करें जीबी रोड या जहाँ के भी, आपको देखा गया होगा, देयर इज अ डिमांड फॉर नेपालीज गर्ल्स बिकॉज ऑफ देयर स्किन एंड द वे दे लुक। तो इसके लिए होता है। बांग्लादेश से तो हमने कितने रेस्क्यू कराए, और हमको रिपार्टीशन में इतना तकलीफ हुआ। जो अभी रेखा जी ने बोला, लव अफेयर होके वो लोग आ जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उनको ट्रैफिक करके किसी में डोमेस्टिक हेल्थ में रखेगा बोल के लेके आते हैं, बाद में उसके साथ सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट करके फिर छोड़ देते हैं। बहुत लोग, आपको मालूम होना चाहिए, देयर इज ए ट्रूथ, ये सच्चाई है कि जो ट्रैफिक होके आते हैं वो लोग, बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं होता है वो ट्रैफिक है। उनको लगता है कि वो यहाँ कामकाज के लिए, जॉब के लिए आए हैं, या किसी के शादी करके आया है,
या रेखा जी ने बोला एडॉप्टेशन करके आए, बहुत लोग हैं ऐसा, स्पेशली फॉर नेपाल एंड बांग्लादेश, क्योंकि उनका चीप लेबर है। अब क्या होता है, उनके गवर्नमेंट से जब हम बात करते हैं एम्बेसी के थ्रू या कुछ के थ्रू, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने एक बांग्लादेशी लड़की को रिपार्टिएट किया है, अब एक नेपाली लड़की को करना चाह रही हूँ, मैंने ऑन द प्रोसेस हूँ। बहुत बहुत तकलीफ होता है, बिकॉज ये इंटरनेशनल रिपार्टिशन कि बच्चे को वापस कैसा भेजा जाए वो नहीं लिखा हुआ था कहीं, इसका प्रोसेस क्या है वो नहीं लिखा हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेगा, स्टेट पे करेगा या नेशनल पे करेगा। अब इस नियम जो भी मसौदा जो भी बिल आया है, जो मैम बोल रही, इसमें सारा क्लियर किया गया है कि कौन कैसे बात करेगा। इसके लिए अलग से कमेटी बनी है जो इस पे बात करेंगे, एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे। और इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं कि आप स्टेट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है स्टेट और जो सोर्स, डेस्टिनेशन और ट्रांसिट एरिया जो हम बोलते हैं और जो ट्रैफिकिंग में होता है, वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा। और इसमें इंटरनेशनल बात, डायलॉग होना भी बहुत इजी होगा, बिकॉज हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। इट विल बी वेरी क्लियर, क्योंकि एक डेजिग्नेटेड एक कमिटी बनेगी ट्रैफिकिंग पे। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो आपने कहा कि बॉर्डर इशू होगा कि कंट्रीज पे कितना इफेक्ट करेगा, आई मीन टू से, आई शुडंट से, मैं सब बोलना नहीं चाहती हूँ नेशनल टीवी पे, फिर भी बॉर्डर एक बहुत ही इट्स ए वेरी सेंसिटिव इशू। बॉर्डर इज अ सेंसिटिव इशू। और जब ये नेपाल के जो काउंटर पार्ट है या जो बांग्लादेश के काउंटर पार्ट है, बर्मीज और एनीबडी जो भी बॉर्डर में है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए अपने नेशनल्स का, सिटीजन का, कि वो यहाँ कैसे आ गए। ये सब चीजें आई थिंक इफ आई हैव टू से इन ए सिंपल वे, अगर मुझे इसको सिंपली बोलना है तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल रेखा जी, चूंकि वक्त की भी हम कमी है, मैं चाहूंगी आप क्लोजिंग कमेंट के साथ अपना उत्तर दें। और मेरा प्रश्न ये है कि सरकार की जो अब तक कोशिशें रही हैं लगातार ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, कई बार फंड भी जारी किया गया है, कई तरह के जो मानव तस्करी रोधी इकाइयां हैं उसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा ये जो नया विधेयक लाया गया है, जो मसौदा लाया गया है, सुझाव आमंत्रित किए गए हैं जिसके लिए, इसमें मैं चाहूँगी कि वो मुख्य खासकर प्रावधान उसके बताएं आप, जो कि इसे बाकी चीज़ों से अलग करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं जब हम तस्करी को रोकने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मेरे को इसके अंदर बात लगी कि एक तो इसके अंदर फॉरेन नेशनल्स जो हैं, विदेशी लोग भी अगर कोई इस तरह का अपराध करते हैं तो उनकी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी होगी। और इसके अंदर जो बैरियर जो है ना, जो एक बॉर्डर का जो बैरियर आता है कि हम जो बच्चे को बाहर ले गए तो वहां पर हमारे इंडियन जो कानून है वो लागू होंगे कि नहीं होंगे, हम उस बच्चे को वापस कैसे लेके आएंगे, उस अपराधी को वापस कैसे लेके आएंगे अपने देश के अंदर, उसको रिपैट्रिएट कैसे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये मुझे इसके अंदर लगी है। दूसरी, इसके अंदर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स बनाई गई हैं वो बहुत एक स्पेशल, ऐसा नहीं है कि जो आम कोर्ट्स है जहां पर जो भी इंडियन पीनल कोड के तहत जो अपराध है उनकी सुनवाई होती है, वैसा नहीं है। स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट जहां पे जो जज होगा वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी होगी कि इन्हीं केसेस को सुने मानव तस्करी के। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जो बात है इसके अंदर प्रावधान है, क्योंकि वक्त की कमी है। रेखा जी, कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना होगा, लेकिन बेहद अहम जानकारियां दी आप दोनों खास मेहमानों ने। कितनी बड़ी समस्या है न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2021 और उसमें किए गए प्रावधान ये सुनिश्चित करेंगे कि किस तरीके से इस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Audio Jungle.